पिछले वीडियो में हम लोग अलग अलग राज्यों के एमएलए का वोट का वैल्यू निकाले थे और उस वोट के वैल्यू के बेस पे हमने संसद के वैल्यू का संसद के वोट का वैल्यू हमने निकाला था। ठीक, तो संसद के वोट का वैल्यू हमने कैसे निकाला था कि सारे राज्य के जितने एमएलए हैं और उनके जो टोटल वोट का वैल्यू उनका जो है, ठीक, उसमें अगर हम सारे सांसद का जितने सांसद हैं उनसे उन जितने सांसद मतलब इनका जितना नंबर है, जैसे टोटल 776 सांसद हैं, अगर इससे हम भाग दे देंगे टोटल वोट वैल्यू में तो एक एमपी का वोट का वैल्यू निकल जाएगा हमारा। ठीक, तो एक एमपी का वोट का वैल्यू कितना हमारा निकला 708। टोटल हमारे कितने एमपी हैं 776। ठीक, तो 776 कितना होगा 708 इंटू 776, तो टोटल कितना हो गया हमारा 5,49,408। ठीक, तो ये हमारा हो गया किसका, ये एमपी का हो गया वोट वैल्यू और एमएलए का वोट वैल्यू हम लोग निकाले थे लास्ट सेशन में। तो एमएलए और एमपी दोनों का वोट वैल्यू हम अगर जो ऐड करेंगे तो हम टोटल निकल जाएगा। तो देखिए ये हमारा था एमएलए का वोट वैल्यू है, ठीक है, और ये हमारा एमपी का वोट वैल्यू है। अगर दोनों हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 10,98,903। ठीक, तो यहाँ तक हम लास्ट वीडियो में देखे थे। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या है, मतलब एक टर्म आता है कोटा। कोटा क्या होता है, कोटा देखते हैं एक बार। तो कोटा क्या होता है, कोटा में क्या होता है कि इसमें हम निकालते हैं, जैसे मतलब कुल मिला के कि एक उम्मीदवार कितना वोट पाएगा तो वो विजयी होगा। ठीक है, तो कोटा होता क्या है, मतलब देखिए क्या इस कैसे निकालते हैं कि इसमें टोटल जो कुल वैध मत, टोटल कितना वोट पड़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं जितना वोट पड़ा है वो सब वैध ही वोट होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि उल्टा सीधा वोट भी डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका ना बैलेट पेपर। बैलेट पेपर में 3 उम्मीदवार हैं ए बी सी, इसका नंबर है, जैसे सीरियल नंबर डालना होता है ना, इसमें 1 2 3 कुछ भी सीरियल नंबर डालना होता है। तो जैसे कोई क्या किया जिसका मन नहीं है देने का कि नहीं हम किसी को नहीं देंगे, क्या करेगा बीच में डाल देगा, हाँ बीच में फिर डाल देगा। कोई क्या करेगा इसी में 1 डाल देगा, इसी में 2 डाल देगा। तो ये क्या होता है कि ये गलत हो जाता है। ठीक, अभी बेचारा सोचेगा, कोई ये ऐसा सोचेगा कि नहीं हम दोनों को वोट दे देते हैं, तो वो दोनों को एक एक कर देगा, इसको भी एक प्रेफरेंस कर देगा, इसका भी एक प्रेफरेंस कर देगा। तो ये सब वोट क्या होते हैं अनवैलिड हो जाते हैं, मतलब ये वैलिड नहीं होते हैं। ठीक, तो जितने वैध मत होते हैं, वैध मत होते हैं टोटल, ठीक, उसको हम काउंट करते हैं इसमें। तो टोटल कितना वोट पड़ा है और सही सही मतलब कितना वोट है। ठीक, और उसके बाद में होता है बटे कुल पद। कुल पद मतलब यहाँ अगर राष्ट्रपति का चुनाव है तो पद की संख्या 1 ही होगी, लेकिन एक फार्मूला है निकालने का जीतने के लिए कितना वोट चाहिए। ठीक है, तो ये हर जगह लागू होता है। जैसे राज्यसभा का अगर चुनाव होगा राज्यसभा सांसद का, तो वहाँ भी एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये फार्मूला दिया गया है कि कुल वैध मत बटा में कुल पद प्लस 1। ठीक, और उसके बाद ये टोटल अगर निकल के आ जाएगा तो उसमें हम 1 जोड़ देंगे। ठीक, जैसे अगर राष्ट्रपति का हम देखते हैं तो राष्ट्रपति में कितना हमारा टोटल वोट था 10,98,000 था ना कुछ, हाँ 10,98,903, 10,98,903। ठीक, कुल पद मतलब राष्ट्रपति का पद 1 ही है तो 1 प्लस 1, ठीक, मतलब 2 हो गया, यहाँ पे प्लस 1। ये कितना हो गया हमारा 10,98,903 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। तो अभी हमारा टोटल कितना हो जाएगा, ये 10 से डिवाइड इसमें करेंगे तो ये तो सीधा सीधा हमारा 5 लाख हो जाएगा, 49,000 हो जाएगा, ये 451.5 अब प्लस 1, मतलब कितना हो गया हमारा टोटल कि 5,49,452.5 या इसको 53 मान लेते हैं, क्योंकि 0.5 से ज़्यादा या 0.5 या उससे ज़्यादा होता तो उसको 1 हम काउंट कर लेते हैं। तो मतलब सीधा सीधा ऐसे लिख लेते 5,49,453 वोट। मतलब अगर इतना वोट पड़ गया किसी कैंडिडेट को तो वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। ये मतलब डायरेक्ट इलेक्शन की तरह तो नहीं है कि मतलब कितना भी वोट पड़ा उसमें सबसे ज़्यादा जिसको पड़ गया वो जीत गया, ऐसा नहीं होता है।
तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में ऊपर से अनुपातिक वाला है और एकल मत संक्रमण ये वाला है। तो इसके हिसाब से राष्ट्रपति का चुनाव है, तो एक राष्ट्रपति को जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? 5,49,453 वोट। इतने वोट चाहिए राष्ट्रपति को जीतने के लिए। ठीक, और इसी पे हम देख लेते हैं एक दूसरा भी कि ये फार्मूला मतलब कैसे है लागू होता है। जैसे राष्ट्रपति का पद एक था, तो हम यहाँ पे देख लिए। मान लीजिए दिल्ली का देख लेते हैं ना। दिल्ली का अगर राज्यसभा का चुनाव होता है तो वहाँ कैसे होगा, सीट का बंटवारा कैसे होगा, मतलब कि एक सांसद बनने के लिए कितने एमएलए का वोट हमको चाहिए। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा सांसद में हम बताए थे वीडियो में कि हमारे जो विधायक होते हैं वो राज्यसभा के सांसद चुनते हैं। ठीक, तो राज्यसभा का सांसद चुनने के लिए कितने विधायक का वोट होना चाहिए? जैसे दिल्ली में 3 सीटें हैं, तो दिल्ली में जैसे कुल वैध मत मतलब दिल्ली में टोटल सीटें कितनी है? टोटल एमएलए मतलब कितने हैं? 70 है। ठीक है, अब टोटल पद कितना है उसमें? वहाँ पे राज्यसभा का 3 पद है। ठीक है, 3 + 1 हो गया, अब +1। ठीक, 70/4। ठीक है, कितना हो गया? 4, 17.5 + 1 मतलब कुल 18 या 19। अगर 19 सीट अगर किसी को मिल गया है, मतलब 19 एमएलए का वोट अगर किसी को मिल गया है, तो एक राज्यसभा सांसद मतलब जीत जाएगा वहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि कितना हो, टोटल कितना हो गया? 57। मतलब कि 70 में अगर किसी के पास 57 एमएलए हैं दिल्ली में, किसी भी पार्टी के पास में, दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार के पास इस बार 62 सीट थी, 63 सीट थी, तो भी अगली बार भी दिल्ली में जो राज्यसभा के सांसद होंगे आम आदमी पार्टी के ही होंगे। और पिछले सरकार में भी ऐसे 67 सीट थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन उसको तीनों सीट के लिए चाहिए कितना? बस 57 ही चाहिए बस। ठीक है, फिर ऐसे होता है इसका। अब देखते हैं कैसे इसका वोट कैसे काउंट होता है। ठीक है, वोट की काउंटिंग कैसे होती है इसकी। वोट काउंटिंग कैसे होता है? ठीक है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हैं हमारे 3 कैंडिडेट। ठीक, ABC। ठीक, और टोटल वोट मान लेते हैं कितना है? 100 है। ठीक है, 100 है ना टोटल वोट। मान लीजिए एक को पड़ा 40, एक को 40 वोट पड़ गया मान लीजिए। ठीक है, एक को पड़ गया कितना, यहाँ पे मान लीजिए, नहीं इसको 45 मान लेते हैं। एक को 45 मिल गया, एक को 30 मिल गया, कितना हो गया? 75 हो गया। एक को 25 वोट मिल गया। तो अगर लोकसभा का चुनाव होता तो अगर 3 प्रत्याशी खड़े होते हैं उसमें, अगर इलेक्शन में 3 प्रत्याशी होते हैं तो जो ज़्यादा पता वो जीत जाता। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। इसमें कैसे होता है वो देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे 3 प्रत्याशी हैं तो एक बार काउंट हो गया कितना कितना वोट सबको मिला है। तो 45 वोट इसको मिला है, 30 इसको मिला है, 25 इसको मिला है। तो अभी कोई जीता नहीं है। 100 वोट है तो 100 में जीतने के लिए हमको कितना चाहिए? 100/2 + 1 ना, मतलब 51 सीट कम से कम चाहिए हमको जीतने के लिए। ठीक, तो देखिए अभी क्या करते हैं। अभी इसमें क्या करते हैं कि जो सबसे कम वाला होता है ना, देखिए हाँ वोट का हम देखे थे ना कैसे वोटिंग की जाती है। जैसे प्रत्याशी ए है, जैसे कोई कैंडिडेट है, इनको अगर वोट देता है, कोई कैंडिडेट अगर ABC को वोट देता है तो क्या करता है कि इनके सामने सीरियल नंबर डालता है। ठीक है, जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया। तो कोई कैंडिडेट है अगर इनको वोट देने आ रहा है तो क्या करेगा कि इनके सामने सीरियल नंबर डालेगा। जैसे 1 यहाँ पे डाल दिया, 2 यहाँ पे डाल दिया, 3 यहाँ पे डाल दिया, मतलब ये प्रेफरेंस होता है। 1 नंबर मतलब पहला प्रेफरेंस A है, दूसरा प्रेफरेंस क्या है? C है, और तीसरा क्या है? B है, उसकी चॉइस ना। तो अगर जो 1 नंबर है मतलब पहली चॉइस क्या है? A है, मतलब 45 लोगों की पहली चॉइस क्या है? A है, 30 लोगों की पहली चॉइस B है, और 25 लोगों की पहली चॉइस C है। ठीक, अब देखते हैं इसमें आगे कैसे होता है। तो जो इसमें सबसे कम होता है उसको क्या करते हैं? हम कट कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब हम अभी क्या देखे थे कि जो 45 है ये क्या है? 45 लोगों की पहली चॉइस A है ना। जैसे मान लीजिए एक कैंडिडेट को ये है, मान लीजिए X है कैंडिडेट, ये अगर वोट देता है, अपना वोट दे रहा है, तो A इसकी पहली पसंद है। ठीक है, A पहली पसंद है, लेकिन बाकी भी तो 2 पसंद है ना इसके।
दूसरी चॉइस क्या है, सी है, और तीसरी चॉइस क्या है इसकी, बी है। तो सेम ऐसे ही जैसे सी में पहली चॉइस 25 है, 25 लोगों की पहली चॉइस सी है, तो 25 लोगों की दूसरी चॉइस भी तो होगी ना। दूसरी चॉइस या तो बी होगी या तो सी ए होगी। तो 25 लोगों में हम मान लेते हैं कि जो दूसरी चॉइस है ना, ये तो फर्स्ट चॉइस हो गया, 25 लोगों की फर्स्ट चॉइस सी हो गई, लेकिन उनकी पहली चॉइस और दूसरी चॉइस तो कोई तो होगा। अब तीसरा चॉइस, दूसरी चॉइस में भी बटा होगा। दूसरी चॉइस में जैसे 25 वोट है, मतलब 25 लोग ही हैं ना कुल मिला के, तो 25 लोग में कुछ लोग की दूसरी चॉइस ए होगी और कुछ लोगों की दूसरी चॉइस बी होगी। तो मान लेते हैं कि 25 में क्या 10 लोगों की पहली चॉइस ए है, नहीं दूसरी चॉइस 10 लोगों की, यहाँ लिख देते हैं सेकंड चॉइस। 10 लोगों की कौन है, ए है, और 15 लोगों की क्या है, बी है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये सीधा सीधा है। मतलब सीधा ये है कि अगर 100 वोट पड़े हैं, 100 लोगों ने इनको वोट दिया है, ए बी सी को वोट दिया है, तो उसमें से 45 लोगों ने, 100 में से 45 लोगों ने ए को अपना पहला चॉइस बनाया है। मतलब 45 लोग अगर वोट दे रहे हैं, मतलब 100 लोग वोट दिए तो 100 में 45 लोग ए को अपना पहला चॉइस बनाए हैं, और उसमें से 30 लोगों ने बी को अपना पहला चॉइस दिया है। मतलब बी 30 लोगों की पहली पसंद बी है और 25 लोगों की पहली पसंद सी है। तो ऐसा नहीं ना कि बस एक ही को डालना है वोट, वहाँ पास चॉइस है फर्स्ट सेकंड थर्ड का। तो जैसे हम यहाँ देखे हैं कि ए का जैसे कोई कैंडिडेट है, उसकी पहली चॉइस अगर ए है, तो दूसरी और तीसरी चॉइस भी तो कोई होगी ना। तो यहाँ दूसरी चॉइस सी है मान लीजिए, और तीसरी चॉइस क्या है, 3 है, अरे तीसरी चॉइस क्या है, बी है। तो ये तो एक कैंडिडेट का है। हम ऐसे ही अलग अलग अगर 100 कैंडिडेट का देखेंगे तो पहली चॉइस वाले 45 लोग हैं इसमें, दूसरी चॉइस वाले 30 लोग हैं, और तीसरी चॉइस वाले 25 लोग हैं। ठीक है, ऐसा है। तो मतलब 25 लोगों की पहली चॉइस सी है, तो वहीं 25 लोगों की दूसरी चॉइस भी होगी। 25 लोग का दूसरा और तीसरा भी होगा ना, तो दूसरे में भी जरूरी नहीं है कि दूसरा एक ही कैंडिडेट को दिया हों, ठीक, चाहे तीसरा एक ही कैंडिडेट को दिए हों। जो दूसरी पसंद है, तो वो मान लीजिए कि ए को 10 लोग पसंद किए हैं ना, 10 लोगों की चॉइस ए है सेकंड चॉइस, और 15 लोगों की सेकंड चॉइस क्या है, बी है। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेज आता है कि ये जो दूसरी चॉइस होती है ना, ये सी तो कैंसिल हो गया क्योंकि सबसे कम वोट है इसका। तो जब ये कैंसिल हो गया तो इसका जो सेकंड चॉइस है, सेकंड चॉइस क्या है, ये है। ठीक है, 10 लोग ए को पसंद किए हैं और 15 लोग बी को पसंद किए हैं। तो ये जो होगा ना, मतलब 10 लोग ए को पसंद किए, मतलब ये जो 10 है ए में आके जुड़ जाएगा, और ये जो 15 है आके बी में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब कितना हुआ ए का और बी का, तो ए का कितना हुआ 45 प्लस 10, और ये कितना हुआ 30 प्लस 15, मतलब कितना हो गया ये 55, ये कितना हो गया हमारा 45। तो ए का कितना हो गया 51 हो गया। हमको चाहिए कितना, अरे 55 हो गया, चाहिए कितना हमको 51। तो ए क्या हुआ, जीत गया। तो ऐसे होता है, थोड़ा सा टेक्निकल है, टेक्निकल कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना यही है कि जो सबसे कम वोट वाला होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, उसको कैंडिडेट को हटा देते हैं वहाँ से, और उसका जो सेकंड चॉइस का जो वोट होता है, जो सेकंड चॉइस इनके होते हैं, सेकंड चॉइस बटे होंगे इन दोनों कैंडिडेट में, ए और बी में। तो जिसको जितना दिया होगा सेकंड चॉइस का, उसमें उतना लाके हम जोड़ देंगे। तो जैसे हम यहाँ देखें कि 10 लोगों की चॉइस ए है और 15 लोगों की चॉइस बी है, तो लाके ए वाले में 10 जोड़ देंगे, बी वाले में 15 जोड़ देंगे, हो गया। तो ये हो गया हमारा 55। तो क्या हो गया, ए हमारा जीत गया। तो ऐसे ही होता है हमारा वोट काउंटिंग। ठीक है, हाँ, अब आगे हम देखते हैं इसका कार्यकाल था ना, पदावधि। ठीक है, अब देखते हैं इसके हम कार्यकाल के बारे में। इसकी पदावधि कितनी होती है, पदावधि मतलब पद की अवधि, पदावधि कितनी होती है इसकी। ठीक है, ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 में बताया गया है कार्यकाल कितने साल का होगा। ठीक है,
तो कार्यकाल इसका कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। ठीक, फिर क्या होता है कि त्यागपत्र के बारे में हम देख लेते हैं एक बार। त्यागपत्र, ठीक है, कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन राष्ट्रपति पहले भी चाहे तो अपना त्यागपत्र दे सकता है, या तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा के उसको हटाया जा सकता है। अगर कोई गलती करता है राष्ट्रपति, ठीक है, तो उसको महाभियोग लगा के उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक, तो हम त्यागपत्र का देखते हैं अभी। त्यागपत्र के बारे में बताया गया है आर्टिकल 56 क्लास 1 में। ठीक है, ये त्यागपत्र किसको देगा, ये बताएगा कि त्यागपत्र देगा किसको। तो राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। ठीक है, हाँ, उपराष्ट्रपति क्या करेगा कि फिर तुरंत लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसको तुरंत सूचित करेगा। ठीक, मतलब जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। किस आर्टिकल में ये बताया गया है? आर्टिकल 56 क्लास 1 में। ठीक, राष्ट्रपति को देगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा? तुरंत लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको बताएगा कि नहीं राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया है, उसके बारे में बताएगा, तुरंत बताएगा जाके। ठीक है, फिर ये हमारा हो गया पदावधि के बारे में हो गया। ठीक है, और पदावधि तो हो गया, मतलब त्यागपत्र हो गया, राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दिया। तो उसके बाद फिर उसके आगे आता है कि राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र दे दिया, चाहे अपने मतलब उसको उसके पद से हटा दिया गया, ठीक है, चाहे उसका कार्यकाल खत्म हो गया, तो क्या वो दोबारा से फिर चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है? तो मतलब अब हमारा आता है आर्टिकल 57, इसमें बताया गया है पुनर्निर्वाचन के बारे में। ठीक है, पुनर्निर्वाचन राष्ट्रपति का हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो भारत में राष्ट्रपति के पद का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। मतलब कि एक राष्ट्रपति चाहे जितनी बार हो वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। ठीक है, यहाँ कोई मतलब जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में क्या कि मतलब फिक्स है कि आप 2 टाइम से मतलब 2 बार से ज़्यादा आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते अमेरिका में कैसे भी। और अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या है, जैसे योग्यता अभी आप आगे देखेंगे, योग्यता में क्या है कि जैसे भारत में क्या होता है कि भारत में अब अगर भारत का आप नागरिक हैं, ठीक, नागरिक है मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आपको भारत में पैदा होना ज़रूरी है, आपने नागरिकता कैसे भी ग्रहण की है, ठीक, बाद में भी आके आपने नागरिकता ग्रहण कर लिया तो भारत के राष्ट्रपति बन जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमेरिका में क्या है कि आपको अमेरिका में ही पैदा होना पड़ेगा। अमेरिका में आप अगर पैदा हुए हैं तभी आप अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए योग्य होंगे, और 2 बार से ज़्यादा आप राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। जैसे बराक ओबामा थे, 2 बार राष्ट्रपति थे। लेकिन हमारे में यहाँ पे इंडिया में आप चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई दोबारा बनता नहीं है राजेंद्र प्रसाद को छोड़ के। सबका एक ये होता है कि नहीं ठीक है एक बार बन गए दोबारा खड़ा नहीं होंगे, मतलब अंडरस्टैंडिंग है अपने समझौता है कि हम एक बार बन गए दोबारा अब नहीं बनेंगे, दोबारा चुनाव के लिए नहीं खड़े होंगे। ऐसा बन गया मतलब राष्ट्रपति लोग के बीच में कि दोबारा हम नहीं बनेंगे। तो ये हमारा पुनर्निर्वाचन का हो गया, मतलब कि ऐसा लिख सकते हैं कि कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं मतलब कितनी भी बार बन सकते हैं हम, ऐसा बोल सकते हैं हम इसका। ठीक है, और हाँ, चुनाव के लिए अधिसूचना होता है ना, जैसे अपने यहाँ लोकसभा का चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का चुनाव होता है, तो अधिसूचना कौन जारी करता है? जब इलेक्शन होना है, नोटिफिकेशन निकलता है, ठीक है, तो ये होता है राष्ट्रपति निकालता है, अधिसूचना राष्ट्रपति निकालता है इसका। ठीक, इसके बाद क्या बोलते हैं कि जैसे अगर इलेक्शन हुआ, ठीक है, इलेक्शन होने के बाद में जैसे अगर कुछ विवाद अगर हो गया, इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट हो गया, जैसे बूथ कैप्चरिंग तो होगा नहीं वहाँ पे, कुछ भी अगर विवाद हो गया, मान लीजिए जैसे विवाद आया था कि पहले कि कहीं की मान लीजिए अभी का नहीं है, ये बहुत पहले का है कि गुजरात में क्या हुआ था, विधानसभा भंग हो गई थी, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, तो वहाँ के एमएलए लोग तो वोट नहीं दिए थे ना, तो इसलिए एक विवाद उस टाइम आया था कि क्या राष्ट्रपति मतलब कहीं की अगर विधानसभा भंग हो तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे आते हैं चीज़, ठीक है, विवाद आते हैं, तो इसका फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट में होगा। इसका फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्टिकल 57 तक हमने देख लिया है। अब फिर आते हैं राष्ट्रपति में, अगला वाला है उसका आर्टिकल कितना है? 58 में देखते हैं हम के उसके 58 में इसमें क्या बताया गया है? अर्हता बताया गया है उसका। अर्हता मतलब वही योग्यता उसका बताया गया है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो अर्हता वही नॉर्मल है और कुछ है नहीं इसमें एक्स्ट्रा। तो एक तो वही भारत का नागरिक हो,
तो हम यहाँ बताया ना अभी कि मतलब जन्म से ज़रूरी मतलब नहीं है कि जन्म से ही भारत का नागरिक हो। वो बाद में भी अगर नागरिकता अर्जित भी किया है, ठीक है, तो भी वो क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि भारत में ही पैदा हुआ हो, ठीक है। और इसमें उम्र देखा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति है, भारत का प्रथम नागरिक है, तो नॉर्मली ये होता है कि थोड़ी उम्र उसकी ज़्यादा हो, उसका तजुर्बा ज़्यादा होगा, अनुभव ज़्यादा होगा, तो इसलिए एज 35 साल लेकर रखा जाता है इसका, ठीक है। फिर क्या बोला जाता है, जैसे सबका होता है कोई लाभ के पद पे ना हो, तो इसका भी होता है लाभ का पद ना हो, ठीक है, कोई लाभ का पद ना हो। लेकिन लाभ के पद में भी क्या होता है कि जैसे कुछ चीज़ें हैं ना, ये लाभ के पद में नहीं आती हैं, 2-3 चीज़ें हैं लाभ के पद में नहीं आती हैं। जैसे क्या होता है कि खुद मान लीजिए कि अगर वो राष्ट्रपति है, अब फिर से उसको चुनाव लड़ना है, तो वो लाभ के पद में नहीं आएगा, ठीक है। फिर जैसे मान लीजिए कि अगर वो उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट, वो भी लाभ के पद में नहीं आएगा, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो। अच्छा, मान लीजिए किसी राज्य का वो राज्यपाल ही हो, ठीक है, तो वो क्या है कि वो लाभ के पद में नहीं आएगा। फिर जैसे क्या बोलते हैं कि किसी संघ में, अच्छा किसी राज्य में, ठीक है, क्या हो, अगर मंत्री हो संघ में चाहे राज्य में, संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, अगर वहाँ पे मंत्री हो, चाहे किसी विधानसभा में किसी राज्य में अगर मंत्री हो, तो ये भी लाभ के पद में नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारे हैं जो ये 3-4 ये लाभ के पद नहीं है, ठीक है। इनको छोड़ के बाकी अगर कुछ जैसे कोई सरकारी जॉब कर रहा हो, चाहे कुछ कर रहा हो, ठीक, तो वो लाभ के पद में आएगा, तो राष्ट्रपति को वो पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर इन सारे पदों पर राष्ट्रपति अगर हैं, उनका अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इस पद से हटने की ज़रूरत नहीं है, इस पद पे वो रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा होता है। और एक और मतलब ये बोला जाता है जैसे कि ये क्या है, कार्यपालिका में आता है राष्ट्रपति ना। कार्यपालिका मतलब कि वही संसद ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हम जैसे देखते हैं संसद में। तो ये माना जाता है कि जो राष्ट्रपति होता है, तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो जो योग्यताएँ होनी चाहिए, ठीक है, वो योग्यता राष्ट्रपति के पास में होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या बोलते हैं, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की रहता है, होने की योग्यता। अगर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के जो कंडीशन रखे गए हैं, यही है सर, भारत का नागरिक को उम्र 25 साल हो, लेकिन यहाँ उम्र पहले रख दिया गया कि नहीं 35 साल हो, पागल दिवालिया कोढ़ ही ना हो, ठीक है। तो अगर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, ठीक। तो इसके लिए एक चीज़ और हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि चुनाव लड़ने के लिए जैसे वोटिंग वाला था ना, चुनाव वाले में था जो नॉमिनेशन फॉर्म भरना था, तो उसमें क्या था हमारा कि 50 क्या थे, प्रस्तावक थे, ठीक है, और क्या थे, 50 अनुमोदक थे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 50 लोग आपको, 100 लोग आपको जानते हों। ऐसा नहीं कि अगर ये कंडीशन नहीं रखा जाएगा तो कोई भी चुनाव में क्या होगा, तुरंत भाग लेना चालू कर देगा। और देश के पहले व्यक्ति के लिए चुनाव हो रहा है, संवैधानिक प्रमुख के लिए चुनाव हो रहा है, तो ऐसे नहीं ना कोई जाके चुनाव लड़ ले। तो इसके रखने का सीधा सीधा मतलब यही है कि आपको कम से कम 100 लोग जानते हों, मतलब 100 लोग तो कम से कम आपको वोट देंगे। इसमें से प्रस्तावक अनुमोदक में कोई भी हो सकता है, एमपी हो चाहे एमएलए हो ना, कोई सांसद हो या विधायक हो, ये कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि नहीं सांसद ही हो चाहे विधायक ही हो। ये जितने हम एक दिन देखे थे ना, 4,296 ऐसे कुछ मेंबर थे टोटल, तो उसमें से आपको अगर 100 लोग भी जानते हैं, 100 लोग आपको जैसे नॉमिनेशन फॉर्म रहेगा तो 100 लोग उस पर साइन करेंगे, प्रस्तावक के रूप में प्रस्ताव पेश करेंगे, नहीं हम ठीक है इनको जानते हैं, ये इलेक्शन में खड़ा होंगे। फिर अनुमोदक का एक रहता है सेकेंडर के लिए, ठीक है, तो उसमें 50 लोग और फिर से साइन करेंगे, तो 100 लोग उनको जानते हों। फिर क्या होता है कि और इनसे क्या होता है कि 15,000 रुपये का RBI में, ठीक है, जमा कराया जाता है, 15,000 रुपये का, क्योंकि जमानत राशि जमा कराई जाती है। जमानत राशि इनसे कितनी जमा कराई जाती है, 15,000, ठीक है। अगर ये टोटल वोट का 1/6 भाग अगर नहीं पाते हैं तो इनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, ठीक। तो जमानत राशि कितनी की राष्ट्रपति की, 15,000 की। कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होते हैं, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं, ठीक है।
और ये सारे जो पद हैं ये लाभ के पद में नहीं आते हैं। अगर पुनर्निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति का पूछेगा तो कोई सीमा नहीं है, चाहे जितनी बार मन करे खड़ा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली भारत में एक ही बार लोग राष्ट्रपति बनते हैं। अमेरिका में अगर पूछ लिया तो अमेरिका में क्या है, 2 बार ही बनते हैं, ठीक है। और अपना त्यागपत्र किसको देता है, ये उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति क्या करेगा, इनको लोकसभा अध्यक्ष को जाके सूचना देगा। कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। अब आगे हम देखते हैं, शर्त है कुछ, शर्त देख लेते हैं। शर्त मतलब कुछ नहीं कि क्या बोलते हैं कि जैसे वही लाभ का पद होला कि लाभ के पद पे ना हो, ठीक है। लाभ के पद पे अगर हो किसी कहीं पे तो उसको छोड़ना पड़ता है, बस वही है शर्त में। तो देख सकते हैं, शर्त के बारे में देख लेते हैं। शर्त में क्या है, आर्टिकल 59 में बताया गया इसके शर्त के बारे में, ठीक है। क्या होगा कि जैसे राष्ट्रपति अगर चुना गया ना, इलेक्शन उसका हो गया और राष्ट्रपति बन गया, तो उसको क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि लोकसभा, राज्यसभा, चाहे राज्य विधानसभा मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर किसी का सदस्य है तो सदस्यता छोड़नी पड़ेगी उसको। सदस्यता छोड़नी पड़ेगी मतलब यही है कि अगर सांसद है, चाहे विधायक है, चाहे कोई मंत्री है, ठीक है, अगर वो अपने पद पर है, राष्ट्रपति चुना जाता है, तो क्या करेगा वो, इसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। फिर कोई दूसरा क्या करेगा कि दूसरा कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ठीक है। धारण क्या करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। फिर क्या है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति वो आवास मिलता है, सरकारी आवास मिलता है, वहीं पे उसको रहना है, ठीक है। राष्ट्रपति भवन, ये क्या है, इसका निवास स्थान है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं, ये सब तो चुनाव तो राष्ट्रपति का हो गया, चुनाव हो गया, ठीक है, शर्त हो गई, योग्यता हो गया। अब देखते हैं राष्ट्रपति का शपथ, ठीक है। शपथ कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति का, आर्टिकल 60, ठीक है। यूपी पीसीएस में सीधा क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति के शपथ संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल में है, 60 में। शर्तें किस में है, किस में है, 59 में। अर्ताएँ किस में है, 58 में। सीधा एकदम क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है। महाभियोग किस में है, 61 में। सबसे ज़्यादा तो महाभियोग वाला ही पूछता है कि महाभियोग का प्रावधान किस में किया गया है, तो आर्टिकल 61 में किया गया है, ठीक है। तब हम शपथ देखते हैं, और शपथ किस में है, आर्टिकल 16 में ना, 60 में। कौन करवाता है शपथ, कौन करवाता है इनको, तो ये करवाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये नहीं रहेंगे, ठीक, तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा, मतलब वरिष्ठतम जज, जो वहाँ पे सबसे सीनियर जज होगा, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट की ही बात हो रही है कुल मिला के। तो अगर मुख्य न्यायाधीश है तो वो शपथ ग्रहण कराएगा, अगर नहीं है तो जो सबसे वरिष्ठतम जज होते हैं वो शपथ ग्रहण कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक शपथ ग्रहण, अर्हता हो गई, ठीक है, शपथ ग्रहण हो गया। इसके बाद देख लेते हैं महाभियोग। महाभियोग मतलब कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटा देना, ठीक। तो महाभियोग का प्रोसेस है, वो प्रोसेस देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। जैसे चुनाव होता है, महाभियोग का भी प्रोसेस है, ठीक है। महाभियोग उसी प्रोसेस से थोड़ा होता है। जैसे महाभियोग में भी कुछ लोग भाग लेंगे, ठीक है, कौन कौन वोटिंग करेगा, कौन कौन नहीं करेगा, उसमें भी है, ठीक है। तो महाभियोग को लोकसभा और राज्यसभा में ही लाया जाता है। वोटिंग में क्या होता है हमारा कि मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी लोग थे, मतलब राज्य विधानमंडल के भी लोग थे वोट देने के लिए। दिल्ली से भी तो लोग, पांडिचेरी से भी लोग थे जो MLA हैं, वो लोग भी वोट देने के लिए आए थे। लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाना होगा तो उन लोगों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। लेकिन वोटिंग में क्या था, लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य था।
इसमें क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, मतलब जब हटाने की बात आई तो सब लोग शामिल हो गए, सीधा सीधा मतलब यही है, ठीक है। लेकिन देखिए क्या आर्टिकल जो 61 है ना, इसमें क्या बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति क्या करता है कि संविधान का अतिक्रमण, ठीक है, अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है, इसका मतलब लेकिन बताया नहीं गया कि संविधान में क्या होता है, अतिक्रमण का मतलब क्या है, क्या चीज़ करेगा राष्ट्रपति, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो आर्टिकल 61 में प्रावधान ये है कि राष्ट्रपति को के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए कंडीशन क्या है कि महाभियोग लाने से पहले क्या होता है कि जिस सदन में अगर लाना हो आपको, जैसे मान लीजिए कि आपको लोकसभा में लाना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे आप 14 दिन पहले क्या करेंगे कि टोटल मेंबर के 1/4 भाग, मतलब कि 543 हैं इसमें, तो इसके 1/4 जितने आ जाएं, ठीक है, 125, 135, 136 करीब होगा, 136, इतने लोग क्या करेंगे कि साइन करेंगे पहले, ठीक है, इतने सदस्य साइन करेंगे 14 दिन पहले, ठीक है। और क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति को नोट, हाँ 14 दिन पहले क्या करेंगे, लोग राष्ट्रपति को नोटिस देंगे और 1/4 भाग लोग साइन करके लोकसभा को भेजेंगे, ठीक है, सदस्य हस्ताक्षर करके लोकसभा को भेजेंगे, ठीक। अब लोकसभा में जाएगा तो क्या होगा, लोकसभा में या राज्यसभा में, लोकसभा ज़रूरत नहीं है कि लोकसभा में ही जाए, लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी जा सकता है, ठीक है, लोकसभा चाहे राज्यसभा कहीं भी जाए। तो यहाँ क्या करना है कि जो टोटल बहुमत है ना, जो कितने टोटल बहुमत नहीं, मतलब जितनी संख्या है टोटल ना, अगर लोकसभा में जाता है तो 543 का कितना 2/3 भाग, अगर राज्यसभा में जाता है तो 243 का 2/3 भाग, ये बहुमत है इसका, ठीक है, टोटल का 2/3, ठीक है। इतने सदस्य क्या करेंगे, मतलब अगर बहुमत से पास कर देंगे, नहीं कि कुछ गड़बड़ी है, राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो अगर लोग पास कर दिए तो लोकसभा में अगर लोग पास करेंगे तो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, अगर राज्यसभा से लोग पास किए तो कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा। ये दोनों हम इसलिए बनाए कि मतलब किसी में भी पास हो सकता है, लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, कहीं से भी। यहाँ से करना हो तो इसको भी मतलब एरो यहाँ भी दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं कि लोकसभा में ही जाए। तो अगर लोकसभा में जाएगा तो लोकसभा में 2/3 बहुमत से टोटल जितने सदस्य हैं उसके 2/3 लोग, ठीक है, अगर बहुमत से पास कर देते हैं, पारित कर देते हैं कि नहीं, हाँ ऐसा राष्ट्रपति ने अतिक्रमण किया है, तो इसको फिर क्या होता है, संकल्प क्या होता है, इसको लोकसभा से राज्यसभा में भेजते हैं, वैसे ही राज्यसभा से लोकसभा में भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है कि जो आरोप लगाया गया कि नहीं कि संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, तो आरोप है, तो आरोप की क्या होती है, जांच होती है यहाँ पे, ठीक है, आरोप की जांच होगी। यदि आरोप निकला सही, यदि की बात हो रही है, आरोप अगर सही निकला, ठीक है, तब क्या होगा, इस हाउस को भी, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा जो हो, जहाँ आया हो, अपने कुल संख्या के 2/3 बहुमत से, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। उसके बाद राष्ट्रपति का क्या होगा, ठीक है, पद खत्म, मतलब अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे राष्ट्रपति। तो महाभियोग में ये प्रोसेस है। और इसमें कौन भाग लेता है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, वो भी कौन, सभी सदस्य, मतलब निर्वाचित प्लस मनोनीत, ठीक है। उसमें क्या था, लोकसभा के राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या था कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों लोग भाग लेते हैं, ठीक। तो ये है महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है, ठीक है, और 1/4 लोग, जितने 1/4 भाग जितने टोटल नंबर हैं जिस हाउस में लेके जाना हो, उसके 1/4 लोग साइन करके पहले अपना प्रस्ताव देंगे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। वहाँ से 2/3 बहुमत से लोग क्या करेंगे, पूरे नंबर का
जैसे जितनी सीटें हैं, ठीक है, उसके 2/3 लोग क्या करेंगे, बहुमत से संकल्प पारित करेंगे और वहाँ से अगले हाउस को भेज देंगे। अगले हाउस में आरोप की जांच होगी, आरोप की जांच अगर सही पाई जाती है तो वहाँ भी 2/3 लोग प्रस्ताव पारित कर देंगे राष्ट्रपति, फिर उसके बाद अपने पद से हट जाएंगे, राष्ट्रपति का काम खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा महाभियोग की प्रक्रिया। अब उसके बाद में राष्ट्रपति का मेन अब बचा है हमारा शक्ति के बारे में कि राष्ट्रपति की शक्ति कितनी है। तो राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में एक और आता है कि राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो हाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लेते हैं ना। ये होता है, क्या बोलते हैं, पद रिक्तता इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 62 क्लास 2 में है। ठीक, हाँ इसमें देखिए क्या बताया गया है कि पहले तो ये बताया गया कि राष्ट्रपति का पद खाली कब होगा। तो देखिए खाली कब होगा तो हम तो अपने से भी ऐसे जान सकते हैं। एक तो क्या है कि पद खाली कैसे होगा कि जैसे राष्ट्रपति का क्या कार्यकाल एक तो ख़त्म हो गया है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कार्यकाल की समाप्ति, मतलब 5 साल उसका पूरा हो गया है तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। ठीक है, अभी दोपहर का भी हम अभी इससे पहले हम क्या देखें, महाभियोग देखें। अगर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया गया हो तब पद खाली हो सकता है। ठीक है, एक त्याग पत्र भी हम पहले देखे थे। ठीक है, अगर राष्ट्रपति ने त्याग पत्र ले दिया हो तब भी पोस्ट खाली हो जाएगा राष्ट्रपति का। मान लीजिए राष्ट्रपति टपक गए तो भी खाली हो जाएगा। ठीक है, अगर उनका क्या बोलते हैं कि एक देखे थे ना कि अगर कुछ विवाद होता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि नहीं जिनका इलेक्शन हुआ है गलत इलेक्शन हुआ है। तो निर्वाचन अगर क्या बोलते हैं उसको अवैध हो जाए तो भी राष्ट्रपति को अपने पद से मतलब तब भी उनका पद खाली हो जाएगा। लेकिन जैसे इसमें क्या है कि अगर कार्यकाल की समाप्ति होगी, देखिए नॉर्मली होता है क्या राष्ट्रपति के इलेक्शन में कि अगस्त में शायद राष्ट्रपति बनते हैं तो जुलाई में इनका इलेक्शन हो जाता है। तो जो जीतता है तो 5 साल टर्म ख़त्म होते ही पहले वाले का ना ख़त्म होता है, उसके बाद तुरंत जो जीतता है वो अगला राष्ट्रपति बन जाता है। ठीक, तो कार्यकाल की समाप्ति वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है कि चुनाव होता है वो बन जाते हैं लोग। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए महाभियोग लग गया है, त्याग पत्र दे दिया, चाहे मान लीजिए मृत्यु हो गई, ठीक, मृत्यु अगर हो गई तो क्या होता है कि 6 माह के अंदर में चुनाव करा लेना होता है। ठीक, 6 माह के अंदर में चुनाव करा लेना होता है। तो 6 माह के अंदर जब चुनाव करा लेना हो तो 6 महीने तक कौन रहेगा फिर राष्ट्रपति की जगह पे कौन काम करेगा। तो कौन काम करेगा वो हम देखते हैं। 6 महीने के अंदर में अगर कोई राष्ट्रपति के पद पे नहीं है तो वहाँ पे काम करेगा आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है यूपीपीएससी में, कम से कम 6-7 बार तो कम से कम आया ही होगा कि अगर राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसकी जगह पर राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है। कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी कोविंद साहब हैं अपने, ये पद खाली कर दें, कौन बनेगा, वेंकैया नायडू, उनकी जगह पे राष्ट्रपति का काम करेंगे वो। ठीक, अगर वेंकैया नायडू भी नहीं है मान लीजिए तब कौन काम करेगा, जो अपने हैं क्या बोलते हैं अरुणा साहब साहब हैं, क्या नाम है इनका, मुख्य न्यायाधीश, ये काम करेंगे। अगर ये भी नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज होता है, ठीक है, जो सबसे सीनियर जज होता है वो काम करेगा। ठीक है, इनके जगह पे। तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति जगह पे कोई काम करने वाला नहीं है। ये 3 लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है और सीजेआई भी नहीं है तो कौन काम करेगा। ठीक है, तो कौन काम करेगा, जो सीनियर मोस्ट जज है, मतलब वरिष्ठतम जज है। ये राष्ट्रपति के पद पे काम करेगा। ठीक है, जैसे ही आयतुल्लाह थे वो भी सीजेआई थे तो वो काम किए थे। ठीक, बीबी के वो मर गए थे जाकिर हुसैन। तो यह अगर राष्ट्रपति के पद खाली हो जाए तब क्या होता है। ठीक है, खाली है 4-5 कंडीशन में खाली होता है। ठीक,
और खाली होता है तो कौन कार्यभार संभालता है? उपराष्ट्रपति होता है, CGI होता है और सीनियर मोस्ट जज होता है। ठीक है, और इसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियाँ देख लेते हैं। देख लें, बाद में देखते हैं यार, 40 मिनट का वीडियो हो गया। ठीक है, कल पूरा शक्ति देख लेंगे और बाकी जितना बचा होगा वो सारा पूरा देख लेंगे। ठीक है, बाय।